आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। यह सन्नाटा भी तब है जब उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी है। और इस जिले के जिस गांव में 31 मई की रात को 4 मंदिरों पर हमला हुआ, उस गांव को बराल गांव कहते हैं और इसकी आबादी लगभग 15,000 है। यह मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया है और राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने इन मंदिरों पर हमला करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई और उन्हें खंडित किया, उन्हें गिरफ्तार करके उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया जाएगा। बुलंदशहर के इस गांव में जिन 4 मंदिरों पर हमला हुआ है, उनमें से एक मंदिर लगभग 131 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित था जिसे खंडित कर दिया गया। और गांव के लोगों का कहना है कि इन मंदिरों पर बड़े ही क्रूर तरीके से हमला किया गया है। इसके अलावा जो मूर्तियां बहुत विशाल और बहुत पुरानी थीं, ऐसा आरोप है कि उन पर हथौड़ों से हमला किया गया, हथौड़ों से उन्हें तोड़ा गया और कुछ मूर्तियों को खंडित करके गांव के परिसर में आसपास खेतों में भी फेंक दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें सबसे पुराने मंदिर में जो 131 साल पुराना शिवलिंग था, उसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई और यह सब कुछ 31 मई को रात के अंधेरे में किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद जब इन मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब ये सुनियोजित तरीके से हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया उनके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि ये लोग कौन थे। लेकिन अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है और इस घटना के बाद से इस इलाके में काफी तनाव है। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है और यह वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की थी। आज जब आप बुलंदशहर के इस गांव से हमारी ये बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस गांव में मंदिरों को निशाना बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस घटना की कोई चर्चा नहीं हो रही और अब विपक्षी नेताओं को भी भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 2021 में जब त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव की वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई थी, तब पूरे देश में एक फेक न्यूज फैलाई गई थी कि इस हिंसा के दौरान मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और इसके बाद बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यह फेक न्यूज थी। इस फेक न्यूज को तब हमारे देश के विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और तब 28 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। यह ट्वीट उस समय राहुल गांधी ने ही किया था। उनके अलावा और भी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इस देश में मस्जिदों को निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है और तो और अमेरिका जैसे देशों ने भी तब इस पर चिंता जताई थी। बाद में पता चला कि मस्जिद पर हमले की खबर गलत थी और यह एक फेक न्यूज थी। यह जानकारी खुद भारत के गृह मंत्रालय ने दी थी। लेकिन आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, किसी चर्च पर हमला हो जाए, कोई फेक न्यूज भी अगर ऐसी आ जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन जब हकीकत में
मंदिरों पर कोई हमला होता है तो इस पर कोई शोर नहीं होता, इस पर विपक्षी दलों को भारत की धर्म निरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आती। आज हम चाहते हैं कि देश बुलंदशहर के उन मंदिरों के बारे में जरूर जाने जिन्हें 31 मई की रात कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाई, और इस क्रूरता के निशान आप हमारी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख पाएंगे। वर्ष 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा करवाने में कामयाब हुई तो आजादी के बाद इस पार्टी को भंग कर दिया गया, क्योंकि इस पार्टी का मकसद ही बंटवारा था, पाकिस्तान को हासिल करना था। अब जब पाकिस्तान हासिल कर लिया तो पार्टी का कोई मकसद रह नहीं गया। वर्ष 1948 में पाकिस्तान में एक नई पार्टी की स्थापना हुई और भारत में भी नई पार्टी की स्थापना हुई, जिसे आज भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं। और इस पार्टी के संस्थापक थे मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल भारत के बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे और वर्ष 1945 में वो मुस्लिम लीग की मद्रास इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की जगह भारत में रहने का फैसला किया, यानी वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान नहीं गए। और इसके बाद जब जिन्ना की पार्टी को भंग कर दिया गया तब मोहम्मद इस्माइल इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे कि जिन्ना की इस पार्टी को भंग कर दिया जाए। वो चाहते थे कि ये जिन्ना की जो पार्टी है ये भारत में ऐसे ही चलती रहे। ये बात है 9 नवंबर 1947 की, जब भारत में जिन्ना की पार्टी के बचे हुए नेताओं ने एक संयुक्त बैठक बुलाई और इस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि जिन्ना की पार्टी को भारत में भंग कर देना चाहिए और इसकी जगह भारत के मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन उस समय मोहम्मद इस्माइल इस बात के पक्ष में नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह इच्छा जताई कि भारत का विभाजन कराने वाली जिन्ना की पार्टी को भंग ना किया जाए और इसे भारत में उसी नाम से बरकरार रखा जाए। यह बात हम एक रिसर्च पेपर से निकालकर आपके सामने कोट कर रहे हैं और यह रिसर्च पेपर केरल के एक सरकारी लॉ कॉलेज का है, मैं अपने साथ लेकर भी आया हूं। इस रिसर्च पेपर में लिखा है कि मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग को भंग ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वर्ष 1948 के मालाबार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में मुस्लिम लीग 42 में से 42 सीटें हार गई और उसे समझ में आया कि भारत के लोगों में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को लेकर बहुत रोष है, भारत के लोग जिन्ना की इस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे और यह पार्टी चुनाव हार रही है क्योंकि इस पार्टी ने भारत का बंटवारा करवाया था। तो फिर इसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना करने का फैसला हुआ। यह तय हुआ कि अब हम एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका जिन्ना की पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा। यानी यह फैसला असल में चुनावों की वजह से हुआ था, चुनाव जीतने के लिए हुआ था। लेकिन इस पार्टी की विचारधारा भी वही थी जो जिन्ना की विचारधारा थी, यानी टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा। नोट करने वाली बात यहां यह है कि 10 मार्च 1948 को मद्रास में मुस्लिम लीग के कुल 147 नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें से सिर्फ 30 नेता ही शामिल हुए। 147 में से 30 नेता आए और इन 30 नेताओं ने मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। मैं आपको वो रिसर्च पेपर पढ़कर भी सुनाता हूं जिसमें यह लिखा है। देखिए, मोहम्मद इस्माइल समन्ड अ मीटिंग of all the Indian delegates of the Muslim League in Madras on March 10, 1948. However, only 30 of 147 councillors attended the meeting and most of them were from South. आगे इसमें लिखा है, The main agenda of the discussion was about the idea of continuing league as a political party. यानी जिन्ना की पार्टी को ही जारी रखा जाए, इस पर डिस्कशन था। The resolution to dissolve the party's political activity got rejected. Mohammad Ismail emphatically stressed the need for continuing the league on the ground that if it were not wound up, there would be no organization to champion the cause of the Muslims in India. अब हमारा तीसरा विश्लेषण उस खबर के बारे में है जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। ये नेताओं के बारे में नहीं है, ये राजनीति के बारे में नहीं है, ये मोदी के बारे में नहीं है, ये राहुल गांधी के बारे में नहीं है, ये अगले चुनावों के बारे में भी नहीं है, ना ही ये कोई चुनावी मुद्दा है। तो सोचिए फिर ऐसा क्या हो सकता है? अगर इनमें से कुछ नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है, तो फिर प्राइम टाइम में ऐसे विषय को जगह क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि ये जो विषय है ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये विषय आपके परिवार से जुड़ा हुआ है
और ये विषय आपके परिवार में युवाओं से और बच्चों से जुड़ा हुआ है और मुझे यकीन है कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ये घर घर की कहानी है। इसलिए पूरे परिवार को आज का ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और अगर आपके घर में बच्चे हैं या युवा हैं तो उन्हें भी आज का ये विश्लेषण जरूर दिखाइए, क्योंकि अब हमारी जो अगली पीढ़ी है वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। ये खबर मोबाइल फोन के उन खतरों से जुड़ी हुई है जिससे सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से खतरा है। ये जो खतरा है ये धर्मनिरपेक्ष है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखकर नहीं आएगा। ये हिंदू मुसलमान के बच्चों में भेद नहीं करेगा। और आज तारीख क्या है? आज 2 जून है। आपने 2 जून की रोटी के बारे में तो सुना ही होगा। हम अक्सर कहते हैं कि 2 जून की रोटी नसीब हो जाए। 2 जून की जो रोटी का मतलब है वो है 2 वक्त की रोटी। उसका 2 जून तारीख से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है 2 वक्त की रोटी। और हमारे देश में सब यही कहते हैं 2 वक्त की रोटी बस हमें नसीब होती चली जाए, 2 वक्त की रोटी हमें मिलती रहे, बस भगवान से यही चाहते हैं। लेकिन आज हमारे देश में लोग 2 वक्त की रोटी नहीं, 2 वक्त की OTT मांगते हैं। और आज हमारे देश में लोग 5 kg आटा नहीं, 5 GB डेटा मांगते हैं। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहते हैं। ये घटनाएं बहुत ही चिंताजनक हैं। आप ध्यान से सुनिएगा।